पुस्तक छपाने के लिए उन्होंने अपनी गर्दन की गांठ नहीं उठाई और इसने कहा ज्ञानी जैल सिंह ने कि साहब शरद साहब ने इतनी साहित्यिक ऊंचाई प्राप्त कर ली, उन्हें कोई भी अलंकरण छोटा पड़ेगा। तो कहने लगे इसमें एक तुमने मेरी बहुत सहायता की है, एक टिप्पणी तुम्हारी लिख दो तो उसमें मैं अमर हो जाऊं। तो मैंने कहा ऐसा मैं नहीं कर सकता। उनका जब जीवन देखा मैंने तो मुझे शर्म आ गई। तो मैंने कहा मेरे गुरु का शाप दो। तो आचार्य पुरुषोत्तम दीक्षित का उन्होंने कहा कि संत कबीर के बाद घर फूंक कर तमाशा देखने वालों में, समाज को खरी खरी सुनाने वाले में कभी केवल श्री कृष्ण सर है। तो ये पूरी जीवनी निहानत सुनी है, देखी है। आज उनकी पुण्यतिथि है। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव लोगों ने आके इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा दी और सार्थक किया है। हम सब पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पहले अध्यक्ष महोदय, मंचासीन डॉक्टर शेखा जी, डॉक्टर मिश्रा जी, आदरणीय गुणानंद जी, बिटिया हमारी ऋचा मेरी बेटी पुत्रीवत है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप आए। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योतिः परब्रह्म। दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपज्योतिः परब्रह्म। दीपज्योतिर्जनार्दनः। संयोग से आज देश के प्रख्यात लेखक प्रोफेसर श्री कृष्ण जी सरन की पुण्यतिथि है और देश की स्वाधीनता के अमृत महोत्सव का वर्ष 75 वर्ष हो गए। क्यों ना उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें और एक अपने परिजनों के बीच प्रज्ञा प्रवाह वाले बौद्धिक समाज के बीच सामूहिक विषयों को लेकर अपनी चर्चा जो हमेशा करता रहा है, ऐसा प्रज्ञा प्रवाह नर्मदापुरम का एक जो हमारा मित्रों का मंडल है वो आज इस आयोजन में भागीदारी करते हुए यहाँ उपस्थित है। मैं इस आयोजन के प्रारंभ में हमारे बीच शासकीय नर्मदा महाविद्यालय हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी मिश्र जो उत्तर प्रदेश पीलीभीत के हैं। आप हिंदी साहित्य के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। लगभग 2 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हैं, कई खंड काव्य हैं और प्रांत के राष्ट्र स्तरीय विभिन्न पुरस्कार आपको मिले हैं। लेखन में और वक्तव्य में देश के धुरंधर वक्ता के रूप में आपकी प्रतिष्ठा है, जिससे हम पूरा नर्मदांचल गौरवान्वित होता है। डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र का नर्मदापुरम आता है। ऐसे डॉक्टर साहब ने हमें समय दिया। अच्छी बात यह कि डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र के महाकाव्य छत्रशाल पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित श्री कृष्ण सरन पुरस्कार प्रथम आपको मिला है। उपलब्ध हो गए तो मैंने आज निवेदन किया कि आप पधारें हमारे मुख्य वक्तव्य के लिए। आप हमारे इस कार्यक्रम में भागीदारी करेंगे तो मैं सहमति दी और आज उपस्थित है। मैं आज कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए सदर आमंत्रित करता हुए पधारे आप सब लोगों की तालियों से रचना धनी कार्यों में भागीदारी करने वाले डॉक्टर अपूर्व शेखा जी भी हमारे सहयोगी हैं और इस तरह सदैव हमें ऐसा आश्वासन देते हैं कि आप काम करते जाएंगे, मैं सब आपके साथ। इसी व्यक्ति के रूप में हमारे बीच चीफ इंजीनियर रहे और केंद्र विभाग के ऊर्जा क्षेत्र के गुणानंद जी जो मधुबनी से है, बिहार से हैं, हमारे बीच यहाँ रहते हैं, हमारे बहनों भी होते हैं। वे यहाँ कृपया मंच पर पधारे और हमारे बीच इस आयोजन की शोभा है। हमारी बिटिया इस क्षेत्र की पार्षद ऋचा जीतू तिवारी, मैं आमंत्रित करूंगा कि विशिष्ट अतिथि के रूप में इस आयोजन में चुनाव निर्वाचन होने के बाद पहला ये सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए आतिथ्य स्वीकार कर रही। वैसे तो कर लिया लेकिन उनकी भागीदारी तत्काल सहमति कि चाचा जी बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। ऐसा मैंने कविता पढ़ी है सरन जी की और सरन जी के बारे में थोड़ा बहुत मुझे मालूम है, मैं बहुत कितना पाऊंगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बहुत उत्साहित हूँ। बहुत मुझे प्रेरक दृष्टि उन्होंने दी है उनके लेखन में। मैं उपस्थित होंगी और वो हुई है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ।
कार्यक्रम आयोजित करवाए। अरुण दीक्षित समरसता और सद्भावना मंच, राष्ट्रीय एकता मंच के संयोजक। मंच पे उपस्थित आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, विशेष अतिथि डॉक्टर श्वेता जी, गुणानंद जी और मेरी सभी मातृशक्ति, यहाँ पे सभी उपस्थित सदस्यगण। ये कार्यक्रम प्रज्ञा प्रवाह संगठन तत्वाधिक एवं गणेश उत्सव समिति द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस आत्मीय और पारिवारिक संयोजन को अत्यंत प्रभावशाली बनाने के लिए हमने देश के महान साहित्यकार प्रोफेसर श्री कृष्ण सरल जी को संबोधन किया गया है। श्री कृष्ण सरल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनने अपना संपूर्ण जीवन क्रांतिकारियों के ऊपर लिखा है। वह क्रांतिकारियों का जो योगदान रहा है उसे हमारे तक पहुंचाने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। हमारे श्री कृष्ण सरल जी है, उनने कभी भी अपने परिवार की खुशियाँ, अपने पत्नी के गहने और एक दिन तो ऐसा है कि उन्होंने अपने प्राण की भी रक्षा नहीं करी, तो उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हमारे क्रांतिकारियों के लिए समर्पित किया है। क्रांतिकारियों के लिए है कि हमारे जो स्वतंत्रता, हमें देश की स्वतंत्रता जिन क्रांतिकारियों ने दिलाई है, उन क्रांतिकारियों को किसी कोने में उनका नाम कहीं गुम ना हो जाए, इससे उनने अपना उनके गांव जाते थे, वहाँ पे देखते थे कि मतलब उनके परिवार और उनके सब सदस्यों से पूछते थे कि उनने क्या करा। तो ऐसे क्रांतिकारियों का उनने अपने हाथों से उनने लेख लिखा और हमारे सामने उनने प्रस्तुत करा कि ताकि हम जो भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, ऐसे महान क्रांतिकारियों के विषय में हम जान सकें। और मुझे विचार आया था, अभी संविदा अमृत महोत्सव चल रहा था, तो मैंने चाचा जी के सामने अपना विचार प्रस्तुत करा। कुछ मतलब ऐसे ही थोड़ा सा मन में आ गया कि प्रचार करती थी, तो ये कॉलोनी का नाम कृष्ण कॉलोनी है, तो मैंने चाचा जी को निवेदन किया कि हम अपनी कॉलोनी का नाम श्री कृष्ण सरल के नाम से विख्यात करें। आपसे है तो ये मतलब मुझे अच्छा लगा कि श्री कृष्ण सरल जी के बारे में पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पढ़ने का काफ़ी है शौक, पर श्री कृष्ण सरल जी के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने क्रांतिकारियों को हम तक पहुँचाया और ये करा। तो जैसे मैंने पढ़ा भी है कि उनका राष्ट्रीय कर्ज हम कभी चुका नहीं सकते, पर हम अपनी कॉलोनी का नाम श्री कृष्ण सरल रख के ब्याज तो चुका ही सकते हैं। 16 महाकाव्य, गद्यकाव्य 19, उपन्यास 8, 11 कहानी संकलन, 14 एकांकी, जीवनी संकलन 20, निबंध संकलन 2, संस्मरण 2, 1 लाख पेज हाथ से लिखे, 40,000 छपे हुए, 1,25,000 पद लिखे। इसके बाद 10 देशों की यात्राएं की, अपने संपत्ति बेचकर 20 लाख किलोमीटर की, निजी वैसे 20 लाख व्यय किए और अभी तक लाभ कमाया आपकी दुआएं और आशीर्वाद। ऐसे कवि को जिसने 5 लाख प्रतियां अपने प्रयत्नों से बेची, कोई लाइब्रेरी में नहीं मिलेगी उनकी पुस्तक, व्यक्तियों के पास मिलेगी, और व्यक्ति जो पुराने दिन चले गए तो उनकी पुस्तकें भी उनके साथ चली गई, कहाँ या तो ठेले बिक गई। ऐसे महान क्रांतिकारी का पुण्य स्मरण करते हुए श्री कृष्ण सरल का हम कर्ज सही में नहीं चुका सकते। मैं शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया बस उसे चुकाया करता हूँ। तो उनने तो चुका दिया क्रांति कथाएं कह के, लेकिन वो कर्ज हमारे ऊपर चढ़ गया। तो सही कह रही विचार कि हम ब्याज ही उतारते रहे, कर्ज तो नहीं चुका सकते। आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं प्रज्ञा प्रवाह के बैनर के साथ में। प्रज्ञा अपन जानते हैं जिसमें बुद्धि है, लेकिन आध्यात्मिक बुद्धि, और आध्यात्मिक बुद्धि कभी भी रोक नहीं सकती है, इसलिए वो प्रवाह तो कहते ही है। हमारा काम उसको प्रवाह करना है, क्योंकि जब कोई काम होता है, जैसे लेखन हुआ या हुआ, उसको सजीव करने के लिए लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो दिमाग तक। कई बार बहुत से विषय ऐसे होते हैं कि जो गलत भी प्रचारित होते हैं, कई विषय ऐसे भी होते हैं जो प्रचारित नहीं होते हैं, लेकिन प्रचार करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब ऐसे लोग जो कि जैसे आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि जब हम लोग बीच में बोलते हैं,
समाज के बीच में अपना विचार रखने में उसका महत्व होता है। इसलिए सबसे पहले हमें उस चीज़ का, उस विषय का ज्ञान हो और हम उसको अच्छे से रख पाएँ। जब कोई विषय आता है और बहुत ही कई सार्वजनिक स्थलों पर भी बहुत सी बेकार बातें चलती रहती हैं, गलत सलत, तो हम कम से कम उसको ढंग से बोल सकते हैं। इसके लिए हम सब लोगों का मिलना जरूरी है और मिलके हम, जैसे आज का विषय है सरल जी, ऐसे बहुत से विषय हैं जो हमें हमारे बीच में आना चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे करके आते हैं, क्योंकि सब सामाजिक कार्यक्रमों में पहुंचने के बहुत से साधन हैं और आजकल मीडिया के कारण और भी चीज़ें हो गई, लेकिन मीडिया में भी वही चीज़ पहुंचती है जो लोग पहुंचाते हैं। अगर हम ज़्यादा चीज़ें पहुंचाएंगे तो हमारी चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी और उस तरह से अगर हम लोगों तक पहुंच सकेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे आपने कहा कि बहुत सारी किताबें, तो उनकी उस समय भी ऐसा था कि जब प्रतियाँ बनाना बड़ा मुश्किल था, तो उनको हम सजीव कर सकते हैं और उनके विचारों को हम यहाँ रख कर, यहाँ पर उनके बारे में बात कर कर उनको हम श्रद्धांजलि भी देते हैं और उनके जो विचारों को हम लोगों तक पहुँचाएँगे तो उनको सही श्रद्धांजलि की वही होगी। तो और आज एक बहुत ही अच्छा विषय हुआ कि कॉलोनी का नाम भी रखा, तो जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी पता पड़ेगा कि यार हमको श्री कृष्ण जी मतलब भगवान श्री कृष्ण समझ रहे हैं, सरल क्या है, तो बोले तो कवि है, तो इससे उनके बारे में जानकारी होगी, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और ये प्रज्ञा प्रवाह का हमारा कार्यक्रम हमारा साल भर चलना चाहिए। एक बार में, एक घंटे में तो बहुत कुछ हासिल नहीं हो सकता, लेकिन हम करते रहेंगे। लेकिन इस गणेश उत्सव के मौके पर जो ये कार्यक्रम रखा गया है गणेश उत्सव समिति द्वारा, तो मैं चाहता हूँ कि हर साल हम यहाँ पर इस वक्त एक कार्यक्रम रखें। कई तरह के रख सकते हैं, आप चाहें तो सरल जी के बारे में ही रख सकते हैं हर साल। अभी तो हमने उनके बारे में जानकारी देने के लिए उनके बारे में थोड़ा सा परिचय हुआ है, लेकिन उनकी कविताओं के बारे में उनका पाठन हो सकता है, उनके विचारों का के ऊपर पाठन हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम हर साल कर सकते हैं, क्योंकि साल में 1 घंटा देना तो जरूरी है, जिस कॉलोनी का नाम हो रहेगा। तो एक वो है, उसके अलावा भी हम और भी विषय पर ध्यान देकर आप सब लोग, क्योंकि हमारे संयोजक भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, गोस्वामी जी और राजपूत जी हमारे यहाँ, तो ये सब मिलके हम और भी ऐसे कार्यक्रम करेंगे और इस कार्यक्रम को कम से कम महीने में 1 बार करें, मतलब इससे कम क्या मिले। तो 1 घंटे के लिए हम मिलके अनेक विषयों पर अपनी बातें रख सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। कई चीज़ें हमें भी कई बार गलतफहमियाँ हो जाती हैं, तो वो सब गलतफहमियाँ भी हमें अपने बीच में हटाएँ। तो ऐसे विद्वानों से हम वार्तालाप भी कर सकते हैं और उनको सुन भी सकते हैं। तो आज सभी लोगों को का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रज्ञा प्रवाह के कार्यक्रम में। और अंत में एक बार मैं सरल जी को फिर से मुझे बड़ा पिछले दिनों जब भोपाल मानस भवन में पावस व्याख्यान माला हुई, उस व्याख्यान माला में देश भर के, बेंगलोर, केरल से हिंदी की विद्वान लेखिका, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, सब जगह के जब लोग आए और उन लोगों के बीच में डॉक्टर कृष्ण गोपाल की प्रतिष्ठा, उन लोगों का परिचय जब देखा, तो मैं मन में मैंने सोचा कि हम तो अपने भाई जैसा मित्र मानते रहे, इनको ज़्यादा हमने न पढ़ा न ज़्यादा सोचा उतना, लेकिन आपके माध्यम से मेरी भी वहाँ ड्यूटी लगी। सारे लोगों से परिचय हुआ कि हम भाई हैं, और हमें ऐसा लगा कि इतनी गौरवपूर्ण यात्रा साहित्य की और एक धुरंधर वक्ता की प्रतिष्ठा जो है नर्मदापुरम में, जो अभी तक किसी व्यक्ति को साहित्यिक और अन्य विषयों पर अपना विचार देते हुए, और वहाँ जो अध्ययन है इनका भोपाल में, वो हमारी सबकी नर्मदांचल की गौरव की कथा है। मैं सरल जी के अनन्य प्रेमी भक्त डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र को इस अवसर पर हम सब लोगों को संदेश के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ कि इस विषय पर अपने विचार कर हमारा मार्गदर्शन करें। वंदे देवी माता सरस्वती और विघ्नहर्ता गणेश। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय शेखा जी, जो अपने व्यस्ततम कार्यक्रम को विराम देकर हमारे साहित्यिक कार्यक्रम में पधारे हैं और पहले भी पधार थे।
हम उनके आभारी। आदरणीय गुणानंद जी, जिन्होंने बड़े संक्षेप में अपनी बात कही, लेकिन एक बड़ा संदेश दिया। बेटी ऋचा जी तिवारी, जिन्होंने सर जी के प्रदेश को रेखांकित करने का प्रयत्न किया और इस कॉलोनी का नाम श्री कृष्ण शरद जी के नाम पर करने में सहयोग। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे आदरणीय भाई व्यास जी, उपस्थित समस्त श्रोतागण, अमर है वही जो अभय हो बढ़े, अमर है वही जो अभय हो बढ़े हैं, बिहस राष्ट्र की वेदिका पर चढ़े। वही लोग अमर हैं जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र के लिए, मनुष्यता के लिए, मानवीय गरिमा के लिए अर्पित किया। समाज में बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा पूरी करते हैं और अपने आसपास के लोगों तक, अपने परिचितों तक, परिजनों तक, नाते रिश्तेदारों तक सीमित रहकर चले जाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पग चिन्ह लंबे समय तक समाज के पटल पर अंकित रहते हैं, पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेती। इसी प्रेरणा से संस्कृति का प्रवाह जन्म लेता है, इसी से देशों का गौरव बढ़ता है, इसी से समाज की पहचान बढ़ती है। आदरणीय सरल जी राष्ट्र के चरणों पर अर्पित होने वाले ऐसे ही भव्य और दिव्य पुष्प। राष्ट्र के चरणों पर चढ़ना केवल सीमा पर गोली खाकर चले जाना नहीं है। हम यदि अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी भूमि के प्रति, राष्ट्रवासियों के प्रति और राष्ट्र की संस्कृति के प्रति समर्पित होते हैं, तो वह भी राष्ट्र पर चढ़ना ही है, वह भी राष्ट्र की सेवा ही है, जो अपनी क्षमताओं के आधार पर हम करते हैं। हमारा सामाजिक दायित्व बोध यदि जागृत है तो हमारी राष्ट्र सेवा सार्थक होती है। सरल जी ऐसे ही जागृत राष्ट्रबोध के धनी थे और इसलिए आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं आप सब कॉलोनी वासियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपनी इस कॉलोनी का नाम श्री कृष्ण शरण कॉलोनी किया। वास्तव में हमारे देश में आजादी के बाद कुछ ऐसी हवा चली कि बड़े बड़े नेता, राष्ट्र के लिए समर्पित हुतात्मा हाशिए पर क्रमशः चले। वंशवाद की बेली ने अपने लोगों को भी निगल लिया। आज कोई नहीं जानता कि बिपिन चंद्र पाल कौन थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के प्रदेश को जो कांग्रेस की स्थापना में, उसके प्रवर्धन में अपनी भूमिका निभा गए, बहुत कम लोग जानते हैं और ज्यादातर लोग तो इसलिए जानते हैं कि तिलक ने गणेश उत्सव का प्रारंभ किया था, सांस्कृतिक धारा को गति दी थी। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने गणेशोत्सव प्रारंभ न किया होता तो शायद हम बिपिन चंद्र पाल की तरह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भी भूल गए। महामना मदन मोहन मालवीय आदि अनेक ऐसे हमारे महत्वपूर्ण नेता थे जिनको हमने आजादी के बाद
धीरे धीरे विस्मृत कर दिया। कब उनका जन्म हुआ, कब चले गए, हम जानते हैं। कभी राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने भविष्य के प्रति आशा व्यक्त की थी। उन्होंने लिखा था कि शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले क्रांतिकारी को देश से किसी अन्य चीज की अपेक्षा नहीं थी। न धन चाहिए था, न पद चाहिए था। वो तो अपने प्राण हथेली पर लेकर देश की आजादी के लिए जूझते, लेकिन एक विश्वास अवश्य था। माता पिता संतान का पालन करते हैं, उससे कोई अपेक्षा न करें, तब भी इतनी अपेक्षा और आशा तो करते हैं कि वो उनका आदर करेंगे। ये जो शहीदों की मजारों पर मेले लगने वाली बात थी, ये कहीं यही आशा संकेतित करती थी कि आने वाली पीढ़ियां इतिहास में उन्हें याद रखें। लेकिन क्या हुआ और क्यों हुआ, ये विचार का विषय है। आखिर में क्या कारण थे कि हम नहीं जानते 1857 के शहीदों के विषय। महारानी लक्ष्मीबाई का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता के साथ समाज के पटल पर सामने आ गया, लेकिन शंकर शाह के बलिदान को जिन्हें तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया, कितने लोग जानते। भूखाओं के बलिदान को हमने सुना ही नहीं। वासुदेव बलवंत फड़के, मदनलाल धिंगरा कब जन्मे और कब समाप्त हो गए, हमारा समाज जानता है। तात्पर्य यह है कि कोटि कोटि बलिदानियों को हमने आजादी की प्राप्ति की बेला में ही गहरे में दफन कर कृतज्ञता थी। आजादी की लड़ाई शस्त्र और शास्त्र दोनों के बल पर लड़ी। मनुष्य न केवल शरीर है और न केवल मस्तिष्क है, मनुष्य इन दोनों का समुच्चय है। ठीक ऐसे ही हमारी बौद्धिकता, हमारे आदर्श, हमारा ज्ञान, हमारी मानवीय अवधारणाएं, हमारी अहिंसा, हमारा बंधुत्व, हमारा प्रेम, ये पक्ष है। और हमारी शारीरिक शक्ति, शत्रु जब हमारे ऊपर प्रहार करे तो उसके प्रहार को निवारण करने की सामर्थ्य, ये दूसरा पक्ष। व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन, इन दोनों पक्षों को लेकर चलता है, तब सफलता मिलती है। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन बौद्धिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है और सुभाष का अभियान शारीरिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। बंधुओं, ये दीपक जल रहा है, इस दीपक के दो पक्ष हैं। इसमें आधार है, तेल है, बत्ती है। ये एक पक्ष हुआ असहयोग और सत्याग्रह के आंदोलन का, जिसने हिंदुस्तान की जनता को जगा दिया। लेकिन ये दीपक तब तक प्रकाश नहीं दे सकता जब तक इसमें माचिस की तीली न लगाई जाए, इसको अपनी शिखा से प्रज्वलित न किया जाए, तब तक इसका होना कोई अर्थ नहीं रखता। बड़े से बड़ा दीपक बना दीजिए, कनस्तरों से तेल और घी भर दीजिए, लेकिन अपनी की छोटी सी चिंगारी के बिना उसमें प्रकाश उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं। हमारे क्रांतिकारियों के प्रयत्न
ऊधम सिंह और मदन लाल धिंगरा जैसे लोगों के कार्य, सावरकर जैसे लोगों के कार्य, सुभाष जैसे लोगों के कार्य अपनी की वह चिंगारी थी। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में फैलने वाला सत्याग्रह दीपक का वो आधार था। चिंगारी व्यर्थ हो जाएगी अगर दीपक का आधार ना हो, और दीपक व्यर्थ हो जाएगा अगर चिंगारी ना हो। दोनों का सामंजस्य चाहिए। अंग्रेज दोनों के सामंजस्य के कारण भारत से गए, लेकिन हमारी राजनीति ने अपने निहित स्वार्थों के लिए चिंगारी रहित दीपक को बढ़ावा दिया, उसकी बात की, और देश की जो ऊर्जा थी, जो चिंगारी वाला पक्ष था, उसको निरंतर हाशिए पर रखा। आप आश्चर्य करेंगे, चीन के आक्रमण के समय 1962 में दो बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं रची गईं। एक रचना आई उज्जैन के महाकवि प्रतीक, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में कर लो बात। दूसरी रचना आई दिनकर की, परशुराम की प्रतीक्षा, आक्रोश से भरी हुई, 15 वर्ष की आजादी का लेखा जोखा प्रस्तुत करती हुई, चीन के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए, उससे अपने प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित करती हुई। विचार कीजिए, जितने लोग जानते हैं परशुराम की प्रतीक्षा, कितने लोगों ने पढ़ी वो गीत, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में कर लो पानी, सबको मालूम। कैसी विडंबना है कि हमने अपने पौरुष की ज्वाला को निरंतर दबाया, अपनी करुणा को उभारा। करुणा को उभारना भी गलत नहीं है, लेकिन पौरुष की ज्वाला को दबा देना बहुत गलत है। 62 से लेकर आज तक हम अपनी जमीन वापस नहीं ले पाए। आखिर क्यों? क्योंकि हम तो हर वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन उस गीत को गाकर आंसू ही बहाते हैं। हम दिनकर के परशुराम की प्रतीक्षा का संदेश सुनते नहीं क्यों? आजादी की प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अरबों खरबों रुपया पुरातत्व विभाग के माध्यम से खर्च किया। जमीन में गड़ी हुई एक अगर कील भी मिल जाए तो हम गौरवान्वित अनुभव करते हैं। ये निकला, ये पुरातत्व महत्व का है, ये एक सिक्का मिला, ये अमुक समय का है। क्या हमारा दायित्व ये नहीं था कि हम 1857 की क्रांति में गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में शहीद हुए लोगों की सूचियां तैयार कराते? क्या हमारा दायित्व नहीं था कि आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों के बलिदान को यशपूर्वक समाज में प्रचारित और प्रतिष्ठित करते? हमने नहीं किया। लेखक और साहित्यकार सब महान नहीं होते, अपने अपने लक्ष्य लेकर आगे बढ़ते। 3 बड़े कवियों के नाम के साथ मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। आपने माखनलाल चतुर्वेदी का नाम सुना। दादा माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता ने, पुष्प की अभिलाषा ने सारे राष्ट्र को जगाया। लेकिन आजादी के बाद क्या माखनलाल किसी पद पर आए? नहीं आए। और उन्होंने 1960 में उलाहना नाम की कविता अपने ही दल के लोगों के लिए लिख कर दी। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बड़ी महत्वपूर्ण कविता है। ये दादा का कवि व्यक्तित्व था। माखनलाल चतुर्वेदी के बाद दूसरा नाम श्री कृष्ण शरण का है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में। ये शरण जी का कर्तव्य था, उनका दायित्व बोध था, सामाजिक दायित्व बोध, कि हम क्रांतिकारियों को सामने लाएं। उन्होंने क्रांति कथाएं जैसा महत्वपूर्ण ग्रंथ दिया, घूम घूम कर देश की गलियों से आज आजादी के 75 वर्ष बाद
स्वाधीनता के इस अमृत महोत्सव में हम तलाश कर रहे हैं अपने क्रांतिकारियों को, घूमे हुए शहीदों को। शरद जी ने उस समय अपना काम किया। ये तो सरकारी दायित्व था, ये तो सामाजिक दायित्व था। और 47 में तो आप ये कल्पना करिए, 47 से 60 तक 70 तक बहुत सारे ऐसे लोग जीवित थे जो उन चीजों को अत्यंत प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत कर सकते, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। तीसरा कवि दिनकर का व्यक्तित्व है। दिनकर बड़े महान कवि हैं, लेकिन दिनकर के व्यक्तित्व में एक बड़ी विचित्रता है। दिनकर का प्रस्थान बिंदु है पराजित भारत में, पराधीन भारत में। जब हिमालय कविता में दिनकर लिखते हैं, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग भी, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम भी। विचार कीजिए, दिनकर काय की कामना कर रहे हैं? अर्जुन और भीम की कामना कर रहे हैं, अर्थात सुभाष वाले रास्ते पर हैं। युधिष्ठिर को तो जाने को कह रहे हैं, युधिष्ठिर का रास्ता गांधी का रास्ता है। लेकिन वही दिनकर आजादी प्राप्त होने के समय तक इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि भीम की गदा और अर्जुन की आवश्यकता नहीं है। राजनीति में शामिल होते हैं, राजनीति का लाभ लेते हैं, लेकिन अंत में फिर जाकर जब राजनीति से दूर होते हैं तो फिर उसी पुरानी आवाज पर परशुराम की प्रतीक्षा में लौट आते हैं, तलवार कौन की सखी। शरद जी का व्यक्तित्व विलक्षण है, सामाजिक दायित्व बोध से भरा हुआ है। उनके जीवन के प्रसंग बड़े अद्भुत हैं। शरद जी ने अपने दायित्व बोध को समझते हुए न दिनकर का रास्ता चुना और न किसी स्वार्थ की परवाह की। आज आप लिस्ट उठाकर देख लो, बड़े सामान्य लोग पद्मश्री हैं, लेकिन शरद जी जैसे लोगों के लिए पद्मश्री न पहले मिली न आज मिली। प्रस्ताव जाने के बाद भी किसी का ध्यान शरद जी जैसे लोगों की ओर नहीं गया। पता नहीं कैसा हमारा समाज है, कैसी विडंबनाएं हैं कि हम राष्ट्रीयता को हमेशा किनारे करके चलते हैं। हमें राष्ट्र तो चाहिए, लेकिन राष्ट्रीयता नहीं चाहिए। हमने अपनी किसी भी किताब में, इतिहास की पुस्तकों में कभी भी मान सिंह की निंदा नहीं की, जय सिंह की निंदा नहीं की, राणा की प्रशंसा संक्षेप में करके हम आगे बढ़ा। हमारी पाठ्य पुस्तकों में से भूषण को बाहर कर दिया जाता है। अरे ये सामाजिक समरसता के लिए घातक था। श्याम नारायण पांडे जैसे प्रचंड कवि को, जिसने हल्दी घाटी और जौहर जैसे काव्य रचे, शरद जी की तरह गुमनामी में और अस्वस्थ होकर बिना किसी सुविधा के चले गए 1987 के आसपास। जिसकी वाणी ने परतंत्र भारत में पूरे भारत को जगाया, वो कवि स्वतंत्र भारत के बाद पटल पर नहीं आया। बहुत सारे नई कविता के कवि जन्मे, बहुत सारा साहित्य पुरस्कृत हुआ, लेकिन आज आपको खोजने पर भी श्याम नारायण पांडे की रचनाएं नहीं मिलेंगी। भारत सरकार ने लाखों की करोड़ों की खरीद किताबों की होगी, लेकिन शरद जी की किताबें महान। शरद जी की किताबों के प्रकाशन की कोई व्यवस्था नहीं है। व्यक्तिगत स्तर पर जूझकर पुस्तकें रचते हैं, और ऐसे विरले साहित्यकार हैं जो अपनी पुस्तकों को समाज में फैलाते हैं। ये उनकी दुर्दम्य जिजीविषा है। दूसरे कवियों के साथ ये चीज नहीं होती। जयशंकर प्रसाद ने बहुत लिखा और राष्ट्रीय लिखा, लेकिन जयशंकर प्रसाद को वो स्थान नहीं मिला जो दूसरे बहुत सारे कवि लेकर के चले गए। कवियों को इस बात से, रचनाकार को, साहित्यकार को, जिसने अपने जीवन को राष्ट्र की वेदी पर अर्पित किया है, उसको इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि आप उसका सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं। वो तो अपने दायित्व का निर्वाह करता हुआ उसी सुख को अनुभव कर लेता है।
सरल जी ने भी अपने जीवन में इसी सुख का अनुभव किया कि मैं अपना काम ठीक से कर पा रहा हूँ, और यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। जो काम किसी योजना से करे जाते हैं, जो पुरस्कार या पद की लालसा से किए जाते हैं, वे काम कहीं महान नहीं होते। महान तो केवल वही काम होते हैं जो सामाजिक दायित्व बोध की प्रेरणा से किए जाते हैं। अगर आपने झाड़ू लगाते हुए स्वच्छता कार्यक्रम में फोटो खिंचाया है और उस तरह का काम किया है, तो वह उतने ही महत्व का है। वास्तविक काम तो वो है जो व्यक्ति अंतः प्रेरणा से करता है। सुबह आप टहलने जाइए, कलेक्ट्रेट के रोड पर आपको एक पतले दुबले सज्जन दिखेंगे, 70 से अधिक आयु होगी। मैं उनको देख रहा हूँ कि वो कम से कम जब से मैं होशंगाबाद आया 2005 में, उसके बाद से मैंने 7-8 से हफ्ता उनको देखा होगा, वे गाजर घास उखाड़ते मिलते। सुबह 1-2 घंटे गाजर घास उखाड़ते हैं। कोई स्वच्छता का पुरस्कार नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं। ये समाज की सेवा है, ये दायित्व का बोध है जो सरल जी जैसे लोग, उन गुमनाम सज्जन जैसे लोग करते हैं। किसी पुरस्कार की आकांक्षा नहीं। हमारे यहाँ तो एक बड़ी विचित्र बात ये रही कि हमने अपने शहीदों को, क्रांतिकारियों को उपेक्षित किया, और उस विचित्रता का ही दुष्परिणाम है कि हमारा राष्ट्र भ्रष्टाचार की चपेट में चला गया। जिस समय प्रदीप जी ने लिखा, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, उसी समय सरल जी ने भी लिखा, आजादी महंगी है, महंगी है यह आजादी, यह मूल्यवान है। ये आजादी अपने प्राणों का मोल देकर उसके बदले में प्राप्त हुई है। अगर हम अपनी आजादी को किस रूप में पहचानते तो शायद हम भ्रष्टाचार की चपेट में आने से बच जाते। लेकिन हमने तो आजादी को अंग्रेजों के उपहार के रूप में स्वीकार किया। हमने तो 1857 के विद्रोह को इम्यूनिटी कह करके, गदर कह करके उपेक्षित कर दिया। हमने तो भगत सिंह जैसे लोगों को आतंकवादी अपने इतिहास की किताबों में लिख दिया। क्या अपेक्षा की जाएगी? लेकिन सरल जी जैसे समर्पित कवियों और साहित्यकारों के लिए किसी उपेक्षा की, किसी सम्मान की, किसी अन्य प्रतिदान की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो हमारा दायित्व बोध है कि हम उनको याद रखें यदि हमें जीवित रहना है। मनुष्य का सबसे बड़ा अभिशाप है उसकी स्मृति का नष्ट हो जाना। मुगलों ने, अंग्रेजों ने हमारी स्मृतियों को नष्ट किया। हमारे पुस्तकालय इसलिए जलाए गए कि हम अपनी ज्ञान परंपरा से छिन्न हो जाएं। अंग्रेजों ने नए नए षड्यंत्र करके, नए नए ग्रंथ रच करके ये प्रचारित और प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया कि हम तो सभ्य थे ही नहीं। हम अपनी स्मृति की ओर लौटें, अपनी स्मृति का संरक्षण करें। ये प्रयत्न जयशंकर प्रसाद के काव्य में मिलता है, ये प्रयत्न श्री कृष्ण सरल के काव्य में मिलता है, और यही उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है कि हम उनके साहित्य को आज पुनः प्रतिष्ठित करें, जन जन तक पहुँचाएं। राष्ट्रीय भावना के उन्मेष का समय है। यदि राष्ट्रीय भावना के उन्मेष में हम चूके, पूरे आदर्शों के मकड़ जाल की ओर फिर चले गए, तो हमारी आज़ादी चारों ओर से खतरों से घिरी हुई है। खतरे बाहर भी हैं और खतरे अंदर भी। सरल जी का काव्य एक और दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। अरुण जी यहाँ बैठे हैं, सामाजिक समरसता का आदर्श सरल जी से ज्यादा कौन जानेगा? जो लोग आरोप लगाते हैं कि ये कट्टर हिंदू है और ये तो मुस्लिमों का विरोधी है, ये तो ईसाइयों का विरोधी है, इसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है? सरल जी निष्ठावान हिंदू हैं।
लेकिन महाकाव्य लिखते समय अशफाक को भूलते नहीं। हमने तो महापुरुषों को भी कटघरों में बांट दिया है। हमारे इसी नर्मदापुरम में एक कार्यक्रम होता है दिसंबर जनवरी के समय, जिस दिन 3 शहीदों को फांसी दी गई, अशफाकुल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह। आपको आश्चर्य होगा कि हम जिस समय वो कार्यक्रम मनाते हैं तो केवल एक को रख करके मनाते हैं, दो को किनारे कर देते हैं। ये हमारी राष्ट्रीयता है। इस राष्ट्रीयता के सहारे हम विश्व गुरु होने का और राष्ट्र को सशक्त बनाने का स्वप्न देखते हैं। हमारी इतनी संकीर्णता, उन तीनों ने साथ मिलकर काम कर लिया, लेकिन हम साथ मिलकर उन तीनों को पूज नहीं पाते। हमें इस मानसिकता से निकलना होगा। सरन जी ने अशफाकुल्लाह खां पर भी काव्य लिखा, उन्होंने मैडम कामा के ऊपर भी काव्य लिखा। अरे राष्ट्र की अर्चना के लिए, समाज की सेवा के लिए जो सामने आया है वो वंदनीय है, वही महान है, और उसी का अनुकरण करके, उसी का स्मरण करके हम सही दिशा ग्रहण कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ सरन जी को एक बार पुनः नमन करते हुए, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी पत्थर पर तो कैसे भी पत्थर दिल को पिघला सकती हैं, यादें होते उसके पैर नहीं, पीढ़ियों तलक पर ले जाते जा सकती हैं। आज हमने उनकी याद की, उनकी स्मृति की, उनके कार्यों का, उनके द्वारा साहित्य को, समाज को, देश राष्ट्र की अर्चना में जो जितना भी उन्होंने परिश्रम किया, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का यह अवसर है। हम उस दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, और आप सब लोग इस छोटे से निवेदन पर इस कार्यक्रम में भागीदारी की। एक साहित्यिक दधीची को आपने श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपने जो समय दिया इसलिए आभार।